मैक्सवेल्स इक्वेशंस लिखवाया था उसमें, उसमें 4 इक्वेशंस लिख लेंगे। सबसे पहले आपका ई डॉट डी एस, पहले भी नहीं पूछता है, पहले बकवास कर ले तो। ई डॉट डी एस मैक्सवेल्स इक्वेशन, तब से क्या कर रही थी? सब बात ही कर रहे थे। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकंड जो हो जाता है वो हो जाता है, इसके आगे लिख देना गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैट्स। गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैट्स। और दूसरी चीज आएगी बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। दिस इज गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। थर्ड हो जाएगी इसमें ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एल, वी इक्वल टू ई डॉट डी एल, है ना। v इक्वल टू ई डॉट डी एल, ठीक है। और यहीं पे आपको जो v क्या है, वेयर v इज, इसको काम करो, v डॉट डी एल ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, और उसका भी ये तो लाइन इंटीग्रल वाली है। हाँ, दूसरी चीज v इक्वल टू ई डॉट डी एल वेयर v इज पोटेंशियल। v क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस which is equals to EMF। देखो इसको पहले समझ लो, फिर आगे नोट करना, एक मिनट समझो ध्यान से। ये दो चीज तो सिंपल है आपके, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप लोगों ने गॉस थ्योरम में पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई भी क्लोज सरफेस है, बात समझ में आती है, अगर आपके पास कोई भी क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस में कितना उससे रिलेटेड, क्लोज सरफेस से रिलेटेड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रेशन, वो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज इन द गॉसियन सरफेस। इस टाइप से आपने क्या पढ़ा था, गॉस थ्योरम पढ़ी थी। ये चीज बताओ सबको समझ में आता है कि नहीं आता, इतना क्लियर है? तो वो चीज हम लोगों ने ई डॉट डी एस इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्यू एनक्लोज था ये, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैट्स। मैग्नेटिज्म में भी क्या बोला था कि अगर आपके पास एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर अगर मैंने क्या रख दिया, मैग्नेटिक चार्ज, मतलब मैग्नेटिक पार्टिकल रख दिया, तो इसमें ये बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक पार्टिकल अगर मैं रख देता हूं तो होगा क्या, उसका जो क्लोज सरफेस का जो इंटीग्रेशन आएगा, अगर इसके अराउंड में सारी मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा ना, तो इसके अराउंड तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। वो इस वजह से, बिकॉज अगर हम लोगों ने मैग्नेटिक पार्टिकल रखा हुआ है तो इसमें, इस मैग्नेटिक पार्टिकल में पक्का इसका नॉर्थ भी होगा और इस पे क्या होगा, साउथ भी होगा। क्योंकि एक चीज आती है, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिज्म में बताया था मैंने, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आप छोटा से एक छोटा पार्टिकल, मैग्नेट का टुकड़ा ले लो, एकदम चूरा कर लो, उसका एक छोटा सा चूरा भी ले लोगे, उसमें भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी नॉर्थ और साउथ दोनों चीज प्रेजेंट होती है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल रखा है तो उसके पास नॉर्थ भी होगा, उसके पास साउथ भी होगा, और नॉर्थ और साउथ दोनों होने की वजह से इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ से बाहर जाती हुई भी होगी और यहाँ से अंदर आती हुई भी होगी। तो इसमें जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बाहर गई है और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर आई है, उन दोनों का सम मिला के कितना हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग ने बोला v डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रेशन कितना हो जाता है आपका, हमेशा जीरो होता है। और यही चीज आपको क्या दिखाता है, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये एक चीज पूछूं, हाँ, जो गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म थी उसमें तो b डॉट dl था ना, क्या चीज? नहीं, वो आपके एम्पीयर सर्किट लॉ था, वो भी तो उसी को तो हमने गॉस थ्योरम भी बोला था नहीं मैग्नेटिज्म। नहीं नहीं, वो वो गॉस थ्योरम नहीं है, वो एम्पीयर सर्किट लॉ होता है। वो जो बी डॉट डी एल जो हम लोग चल ही रहे हैं, ये गॉस थ्योरम है। ये गॉस थ्योरम है। हाँ, यहाँ तक तो समझ में आता है कि नहीं आता? इतनी चीज क्लियर हो गई। उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला, v डॉट v इक्वल्स टू e डॉट डी, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था। हम लोगों ने बोला था v इक्वल्स टू e इनटू d, ये सब से आपका फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, पोटेंशियल, यहाँ समझना इंपॉर्टेंट है। v क्या हो जाता है आपका, पोटेंशियल, कैपिटल E क्या हो जाता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और d क्या हो जाता है उसका डिस्टेंस। मतलब यहाँ पे d लिख दो, x लिख दो,
एस लिख दो, कुछ भी लिख दो, मतलब आएगा क्या यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड ही वर्ड आएगा यहाँ पे। इतनी चीज समझ में आती है कि नहीं आती? तो यहाँ पे v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई डॉट डीएल आपका आ गया यहाँ पे, तो v इक्वल्स टू ई डॉट एक्स आ गया। ये चीज बताओ समझ में आती है कि नहीं आती है? क्लियर है वाली चीज? तो हम लोगों ने ये बोला कि v का फॉर्मूला ई डॉट डीएल है, और वही मैं बोल रहा हूँ कि v क्या पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल भैया, पोटेंशियल एक्चुअली में क्या होता है, वोल्टेज होता है, और पोटेंशियल ही किसके बराबर हो जाता है आपका, ईएमएफ के बराबर भी हो जाता है। इतनी चीज समझ में आती है कि नहीं आती है? पोटेंशियल, ईएमएफ, वोल्टेज सब क्या है आपका, सेम चीज होती है। ठीक है, बस बैटरी अगर होती तो बैटरी में हम लोग उसको डिफरेंस कर देते हैं, बैटरी का डिफरेंस कर देते हैं कि बैटरी में आपका क्या होता है, ईएमएफ अलग चीज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग, टर्मिनल पोटेंशियल होता है एक बार आपका, कि अगर ये बैटरी है, इधर पॉजिटिव है, इधर आपका नेगेटिव है, तो इसमें होता है कि ऊपर ऊपर का हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें टर्मिनल पोटेंशियल मिल रहा है। ठीक है, और अगर इसके अंदर देख रहे हैं इस जगह, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसका ईएमएफ मिल रहा है। ये चीज बताओ समझ में आती है कि नहीं आती है? दोनों चीजें सेम, बस टर्मिनल पोटेंशियल थोड़ा सा कम होता है, ईएमएफ क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। वही चीज मैंने बोला कि अगर वोल्टेज है तो वोल्टेज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ भी लिख सकते हैं। और हम लोगों को एक चीज पता चली थी क्या, कि ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस का डी फाई बी अपॉन डी टी। ये किसने बताया था? ये फ्रांस, उसने क्या नाम है उसका, फैराडे का लेंस लॉ। फैराडे ने बताया था ये वाली माइनस चीज, का साइन है ना, माइनस ना, ये डी फाई बी अपॉन डी टी क्या है, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। जब भी किसी कॉइल से रिलेटेड आपका क्या होगा, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम ज्यादा हो रही हैं, तो उसकी वजह से इसके अंदर क्या बन जाता था, इसमें ईएमएफ बन जाता है। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे क्या बन जाएगा, इसके पे ईएमएफ बन जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये चीज समझ में आती है? तो ये चीज हम लोगों ने बोला कि ये भी ईएमएफ का फॉर्मूला है, और ईएमएफ का एक और फॉर्मूला क्या बन जाता है, डी फाई बी अपॉन डी टी। ये चीज बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? तो हम लोग ये बोल देंगे ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बी अपॉन डी टी। ये चीज समझ में आता है कि नहीं आता? भाई इतनी चीज रिलेट कर पा रहे हो? एक बार फिर से इसको मैं समझा दूंगा। मैंने क्या बोला इस केस में, कि हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन क्या थी इसकी, v डॉट डी एल, v इक्वल्स टू ई डॉट डी एल, और ये आया कहां से, ये आपको वहां से आया, E इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब, ग्रेडियंट जब भी वर्ड आता है उसका मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो पोटेंशियल अपॉन हम लोगों ने क्या कर दिया, डिस्टेंस कर दिया, और यहीं पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या गया, पोटेंशियल इक्वल्स टू कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। बात समझ में आई? क्लियर? और ये जो आपका पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल है, यही पोटेंशियल किसके बराबर हो जाता है, आपका ईएमएफ के बराबर हो जाता है। पोटेंशियल हो जाए, ईएमएफ हो जाए, टर्मिनल वोल्टेज होता है, तीनों चीजें क्या रहती है आपकी, सेम सेम रहती है। क्लियर है वाली चीज? ठीक है, उसका हम लोगों ने बोला ईएमएफ का फॉर्मूला फैराडे ने ये बोला था, माइनस का डी फाई बी अपॉन डी टी होता है। तो यहां से हम लोग बस इतना बोल देंगे कि भैया ये जो चीज आपकी v डॉट डीएल है, ई डॉट डीएल है, ये किसके बराबर हो गया आपका, माइनस का डी फाई बी अपॉन डी टी के बराबर हो गया। ठीक है, इस थर्ड इक्वेशन से ये पता चला। अभी चौथी इक्वेशन आप बताना, फिर बताऊंगा इन चार इक्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या क्या, चारों चीज आपको क्या क्या दिखा रही है, वो अभी 2 मिनट बाद बताऊंगा। अभी सिर्फ इक्वेशन समझा रहा हूं मैं आपको, इक्वेशन को रिलेट कैसे करना है वो अभी बाद में पता चलेगा। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, v इक्वल्स टू ई डॉट डी एल विच इज इक्वल्स टू माइनस का डी फाई बी अपॉन डी टी बाय फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, बाय फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। क्लियर है वाली चीज? इतना समझ में आया? और जो लास्ट पॉइंट रहेगा वो वही है आपका क्या, फोर्थ वाला पॉइंट हो जाएगा आपका ये मैक्सवेल्स की इक्वेशन, कौन सा आपका मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किट लॉ। मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किट लॉ क्या कहलाता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये चीज जो कल हम लोगों ने लिखवाई था, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किट लॉ। ये आईडी की वैल्यू ऐसी लिख ली ना हमने। हाँ, आईडी की वैल्यू ये प्रूफ है, वही मैं अभी करवा दे, लेकिन यहाँ पे आपका प्रूफ आएगा दो, प्रूफ दैट आईसी इज इक्वल्स टू आईडी। एक तो ये पूछा नहीं आज तक, लेकिन फिर भी करवा दूंगा, छोटे छोटे दो प्रूफ है। और दूसरी चीज आईडी इक्वल्स टू ये आएगा, ये भी हम लोग प्रूफ कर देंगे। फिर वो हेडिंग लिखवा चुका था, इसलिए मैंने इसको भी स्किप कर दिया, बाद में बता दूंगा इसको मैं। क्लियर है इतनी चीज? तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा दिस इज मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किट लॉ, इसको जल्दी से नोट कर लो।
काफी आ रही है। ठीक है, हो गया है? अब अगर आप फॉर्मेट देखोगे ना तो इसमें फॉर्मेट में बता दूं क्या क्या फॉर्मेट चल रहे हैं। ये क्या दिखा रहा है? अगर इसकी बात करेंगे तो ये दिस इज द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है आपका सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बी डॉट डी एस क्या होगा? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ई डॉट डी एल क्या होगा? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो गया आपका? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? इन दोनों इक्वेशन को छोड़ दो, अब इन दोनों इक्वेशन पे एक बार फोकस करो। यहाँ पे हम लोगों ने देखा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स। और कौन सा फ्लक्स? फ्लक्स किसका यहाँ पे? मैग्नेट का। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? फ्लक्स मिलता है मैग्नेट का। और जब मैग्नेटिक फील्ड का हम लाइन इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें फ्लक्स किसका मिल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हम लोगों ने ये बोला कि भैया ये दोनों चीजें क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है? आपका इंटर रिलेटेड है। मैक्सवेल ने यही बोला कि भैया चार इक्वेशन हमारे पास है, जैसे जैसे आप जो इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की लिखोगे सेम वही इक्वेशन का मैग्नेटिक फील्ड की भी लिख सकते हो। और एक और चीज देखिए, लाइन इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड करने से हमें मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता था और लाइन इंटीग्रेशन मैग्नेटिक फील्ड का करने से हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। तो उसने ये बोल दे कि ये दोनों चीजें आपस में क्या हो जाती है? आपकी इंटर रिलेटेड होती है पूरी पूरी। बात समझ में आती है? इसी वजह से उसने बोला कि अगर आपने बस एक बार आपने क्या काम कर दिया, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने का तरीका भी इसने बताया कैसे करेंगे हम लोग। एक चार्ज पार्टिकल लो, चाहे पॉजिटिव क्यू ले लो माइनस क्यू, उसको ऐसे करके ऑसिलेट करा दो, वाइब्रेट करा दो। जैसे जैसे वाइब्रेट करेगा इसके अंदर से क्या निकलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड के निकलने से क्या बनेगा? आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या बनेगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टाइप से क्या होता रहेगा? चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। बस आपको स्टार्टिंग में एक बार क्या कराना होगा? इस टाइप से प्रोपोगेट वाइब्रेट कराना होगा एक चार्ज पार्टिकल को। यही होता है एंटीना का कॉन्सेप्ट। एंटीना जो होता है उसमें यही होता है। हर्ट्ज एंटीना करके एक्सपेरिमेंट है, हर्ट्ज एंटीना एक्सपेरिमेंट करते हैं। सिलेबस में नहीं है, उसके अंदर उसने यही किया था। उसने क्या किया था? एक पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट ली थी, उसके बीच में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रख दिया था। मतलब ऊपर क्या पॉजिटिव है, नीचे क्या नेगेटिव है, क्लियर वाली चीज। उसके बीच में उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का रख दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या पॉजिटिव, नीचे क्या नेगेटिव। जैसे ही ऊपर पहुंचता था उसने क्या काम किया? ऊपर वाली प्लेट को नेगेटिव कर दिया, नीचे वाली प्लेट को पॉजिटिव कर दिया। अब वो नीचे आने लग गया। बात समझ में आती है? फिर नीचे वाली प्लेट को जैसे वो नीचे पहुंच रहा था, नीचे क्या पॉजिटिव था ना, उसको एकदम से नेगेटिव कर दिया, तो यहाँ से फैल जाएगा ऊपर। इस टाइप से वो इसके ऊपर मतलब आपका ये कुछ ऐसा सेटअप बना, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट लगा दी और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट लगा दी और इसको क्या कर दिया? HFO। HFO ये क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर मतलब ऑसिलेटर मतलब कि जो बार-बार चेंज होता रहे। हाई फ्रीक्वेंसी पे बहुत जल्दी चेंज हो। सिंपली आप क्या कर दो, ये कुछ नहीं है, आपका AC है। उल्लू बना रहे हैं हमें। ये क्या होता है? आपका AC होता है। जैसे आपने यहाँ से दो तार लिए, यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। AC में भी तो ऐसे होता है, कभी ये पॉजिटिव करते हैं, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव। तो आपने AC लिया, एक का तार ऊपर लगा दिया, एक का तार नीचे लगा दिया। बात समझ में आती है? तो कभी वो पॉजिटिव बनेगा, कभी ये नेगेटिव बनेगा, कभी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और इसके बीच में क्या रख दिया? चार्ज पार्टिकल रख दिया। जैसे इसके बीच में चार्ज पार्टिकल रखा, वो चार्ज पार्टिकल क्या करने लगा? ऐसे करके वाइब्रेट करने लगा। तो यही वाले ऑसिलेशंस मिल जाएंगे हम लोगों को। और जैसे इसने ऑसिलेट किया तो उसने देखा भाई यहाँ पे कुछ अलग तरीके का, या तो रेज दिखाई दे रही थी, या हीट डेवलप हो रही थी, या रेडियो वेव सुनाई दे रही थी, कुछ ना कुछ उसको क्या दिखा दिया? वेव टाइप से दिखाई दी। तो उसने बोला कि चार्ज ऑसिलेटिंग पार्टिकल हमारे क्या प्रोड्यूस करते हैं? चार्ज ऑसिलेटेड पार्टिकल हमारे क्या प्रोड्यूस करते हैं? EM वेव्स प्रोड्यूस कर देते हैं। चार्ज ऑसिलेटिंग पार्टिकल हमेशा क्या प्रोड्यूस करेंगे? आपका EM वेव। और ये EM वेव क्या होगा? ऐसे नहीं कि सब ये यहीं पे बन रही है, ये EM वेव दूर तक जाती जा रही है। ये ऐसी है जैसे हमने यहाँ पे बल्ब जलाया, बल्ब ऐसे नहीं कि बल्ब से इतने में रोशनी देगा, बल्ब की रोशनी पूरे में फैलती है। ऐसे अगर हम लोगों ने चार्ज यहाँ पे ऑसिलेट करा है तो उसमें से जो वाइब्रेशंस निकल रही थी
जो एनर्जी निकल रही थी वो एनर्जी काफी दूर तक देख रहे थे वो कि काफी दूर तक प्रोपोगेट कर रही थी, वो चलती जा रही है चलती जा रही जब तक उनकी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। जैसे लाइट के साथ ही होता है, हम लोग यहाँ पे बल्ब जला देंगे, वो बल्ब जाना तो बहुत, उसकी रोशनी जाएगी तो बहुत दूर तक, लेकिन होता है डस्ट पार्टिकल्स की वजह से उसकी रोशनी बहुत दूर तक नहीं जा पाती है। बात समझ में आती है? तो वही वाला बोल एक्चुअली में क्या है, जो लाइट है ना, लाइट इज ऑल्सो अ ईएम वेव। लाइट का जाती है वो भी एक ईएम वेव ही है। कल को हम लोगों ने देखा था विजिबल रेज, हम लोगों ने क्या पढ़ा, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज और फिर आती है विजिबल रेज। बात समझ में आती है? विजिबल यही हो गए, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, मतलब ये सारे कलर्स हैं। जो आपकी लाइट जल रही है ना, वो लाइट भी आपके एक्चुअली में क्या है, आपका ये है ईएम वेव्स ही है। लाइट भी ईएम वेव्स है, माइक्रोवेव भी ईएम वेव्स है, आपका रेडियो सिग्नल भी ईएम वेव्स है, मोबाइल के सिग्नल्स भी रेडियो ईएम वेव्स है। ये सब सिग्नल्स जितने भी आ रहे हैं ये सब आपके ईएम वेव्स है। हाँ, इंटरनेट का यूवीएफ की जो हाँ, ईएमएफ ईएम वेव्स है। याद रखना, समझ में आ रही है? पता कैसे चलेगा कोई भी ईएमएफ है या नहीं है? कोई भी ईएम वेव है या नहीं, प्रॉपर्टी, हाँ प्रॉपर्टी, वो भी हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईएम वेव पढ़ेंगे। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल हो रही है तो आपको क्या हो जाएगा, ये ईएम वेव कराई जाएगी। यहाँ तक समझ में आता कि नहीं आता? लिखो जल्दी से। सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस, सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन, ये तो मैक्सवेल इक्वेशन थी। अब सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन, ठीक है? अब तो लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, from the last two equations we can conclude that change line integration of electric field results in change in magnetic flux, and line integration of magnetic field results in change in electric flux, ठीक है? फुल स्टॉप। नेक्स्ट है मेरा, दिस शोज दैट, ये सेकंड पॉइंट नहीं है, दिस शोज दैट both electric field and magnetic field are interrelated to each other. Second point, change in electric field results in magnetic field and change in magnetic field results in electric field.
stop. In this manner, variable electric field produces magnetic flux. क्या बोला मैंने? In this manner, variable electric field. क्या? In this manner, variable electric field produces magnetic field flux, and variable पहले क्या बोलता? Variable क्या था पहले? इलेक्ट्रिक फील्ड And variable magnetic field produces electric flux. ठीक है? Full stop. किसी की हिम्मत नहीं है सुनाने. नारी बहुत तेज इसकी गंदी राइटिंग आ रही है बीच में तो आपको देख रही हूँ पैन चल ही नहीं रहा था तब उसका पैन गिरा मुझे पता नहीं चला फिर उसको नींद आ रही है वापस इसलिए तो मैं इधर उधर भूल गया कल पानी मांगा है मैंने वहाँ बैठ के नींद आती. मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैंने क्या रखा है क्या टाइम? बहुत तेज नींद आ रही है क्या देख रहे हो? तब तो नहीं भैया दोपहर में रख दो. आइडिया किसने दिया? अच्छा तो सुबह आ जाते. सुबह आ जाओ 7 से 8 टाइम थोड़ा बस इतनी नींद आ रही है 8 से 9 कर लो. चलो हाँ भैया मैं आ जाऊँ. पक्का हम भी आ जाएंगे. 7:30 से 9 कर ले. हाँ. 1.5 घंटे का. कल से 7:30 से 9. कल से क्या मंडे से कर लो कल को ट्रायल ले लो ना. आधे नहाएंगे नहीं आ जाएंगे. कल स्कूल जाएंगे. बस देखा जा रही है क्या? जाएंगे क्या? कल कल छुट्टी है. छुट्टी है भैया रविवार से कल स्कूल क्यों है ठीक है करिए. हाथों में पसीना आ रहा है. अच्छा हाथ से लिए. हाँ पानी ला रहा हूँ. अगर बच्चे 7:30 बजे. लिखो भैया. ले आओ अभी ला रहा हूँ. लिखो. इनकी डेफिनेशंस लिख लो. स्टेटमेंट्स लिख लो. वैसे स्टेटमेंट वही पुराने वाले हैं. गॉस लॉ का पुराना स्टेटमेंट है. इसका पुराना स्टेटमेंट है. इसका पुराना स्टेटमेंट. सबके पुराने स्टेटमेंट है. लेकिन फिर भी हाँ बिल्कुल आता है. राइट द इक्वेशन. स्टेट एंड राइट द मैक्सवेल्स इक्वेशन. इस टाइप से आता है. क्लियर है वाली चीज? हाँ भैया सबसे पहले गॉस थ्योरम एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स. गॉस थ्योरम एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स. अब ये बोल देना. पानी लेके आओ.